हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग आपको पता है कि हम लोग 2023 का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे रिवीजन भी करा दिया गया है फिजिक्स का। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा फिजिक्स के रिवीजन क्लास के नाम से। आप उसमें जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले बोला गया कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। इसमें कौन सा कारण है जो व्यतिकरण की घटना देखने को मिलता है। देखिए, व्यतिकरण का जो घटना होता है हम लोग लिखते भी है, अगर दो वेव को लिखते हैं, एक को ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, अगर दूसरा वेव है, दोनों का आयाम सेम रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आयाम में परिवर्तन का कारण होता है। दूसरा, अगर तरंग है, ये व्यतिकरण की घटना तभी होगा जब इसके क्या होता है, कलांतर में कुछ अंतर होता है तब। यही कलांतर में अंतर होने के कारण क्या देखने को मिलता है, व्यतिकरण की घटना देखने को मिलता है। ये फाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। दोनों तरंगों में जो कला का अंतर होता है उसी को कलांतर के नाम से जानते हैं। तो इसी घटना के कारण हम लोग क्या देखने को मिलता है, व्यतिकरण की घटना देखने को। कलांतर का मतलब पहले ही बता दिए है कि अगर एक तरंग मान लो कि यहाँ से चल रहा है तो ये शून्य तरंग, यहाँ पर काला का मान कितना है, 0 है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है। यही तरंग अगर यहाँ से न चल के यहाँ से चले तो यहाँ पर जीरो पर अगर ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, मतलब ये क्या है, ये शून्य तरंग नहीं है, शून्य पर ये नहीं स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो आगे या पीछे चल रहा है कितने से, π/2 से। तो इसमें जो इसका जो तरंग का वेव समीकरण लिखाएगा a2 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ऐसे लिख रहे ओमेगा टी प्लस π/2 लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तरंग का समीकरण लिखाएगा सिर्फ क्या लिखाएगा, साइन ओमेगा टी लिखाएगा। तो यही दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर इसका कुछ क्या होगा, इसका आयाम होगा, इसमें भी कुछ आयाम होगा, तो इसको a2 लिख रहे हैं, इसको a1 लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग कलांतर कहते हैं, जो इसमें कला का अंतर देखने को मिलता है। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला जो यहाँ से ये वाला बिंदु स्टार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये क्या है, π/2 से आगे या पीछे चल रहा है। इसी कारण से हम लोग इसमें क्या करते हैं, काला में π/2 जोड़ते हैं। तो इसी कलांतर के कारण अगर दोनों ये तरंग आपस में मिलेगा तो इसी को घटना को हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। तो ये किस कारण से होता है, कलांतर में अंतर के कारण, फेज डिफरेंस के कारण ऐसा देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो किस प्रकार के इसमें प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश हम लोग पढ़ चुके हैं कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तब प्रकाश के लाइट को कम करना, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रकाश की लाइट को मध्यम करना क्या होता है, ध्रुवन की घटना कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट का यूज करते हैं। ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेट का यूज करते हैं। अब देखो, जो इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की लाइट, वो चारों दिशाओं में क्या करता है, कंपन करता है। चारों दिशाओं में कंपन करता है, लेकिन अपने इस दिशा के लंबवत, जिस तरफ ये गति करते हुए जाता है उसके लंबवत चारों दिशाओं में ऊपर नीचे चारों तरफ चारों दिशाओं में कंपन करता है। तो इसका लाइट का जो ग्लो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लाइट के ग्लो को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट से गुजारते हैं। एक प्लेट से गुजारते हैं और ये प्लेट सिर्फ इसी वाला यहाँ पे एक लंबा सा होल कर देते हैं, और बाकी ये जो सतह दिख रहा है ये क्या करता है, प्रकाश के लाइट को रोकने वाला है। तो अब इसे जब ये पार करेगा प्रकाश के लाइट, जब इसे पार करके निकलेगा तो ये जो चारों दिशाओं में क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था, ये सब इधर ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ऊपर नीचे एक ही दिशाओं में क्या करेगा, ऊपर नीचे करते हुए नजर आएगा। इधर जो लाइट का ग्लो होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के सतह का प्रयोग करते हैं। खिड़की विंडो का जो हम लोग लगाते हैं, विंडो वगैरह उसमें हम लोग यूज करते हैं, या चश्मा वगैरह जो यूज करते हैं उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वही पूछा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रिज्म यूज करेंगे जो प्रकाश की लाइट को क्या कर दे, ध्रुवित कर दे, प्रकाश की लाइट को ध्रुवित बना दे। कौन सा ऐसा प्रिज्म यूज करेंगे, तो निकोल का जो प्रिज्म होता है इसका इस्तेमाल से क्या होता है, प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। बस यही बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि ये किसका प्रतीक है। ये प्रतीक जो दिया हुआ है ये किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रतीक भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर बात करते हैं हम लोग,
एन और पी टाइप का कोई प्रतीक नहीं होता है। लिखने के लिए लिख दिया है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, चौरकुटा बना के इसमें पी लिख दिया जाता है, चौरकुटा बना के एन लिख दिया जाता है। इसका कोई खास प्रतीक नहीं होता है। ये जो प्रतीक होता है ये किसका, इस प्रकार का होता है। ये पूरी तरह से दिखाया नहीं है, तो ये इस प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सबको पता है कि इसको हम लोग डायोड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रतीक यहाँ पर दिया हुआ है ये डायोड के नाम से जानते हैं। अगर ट्रांजिस्टर वगैरह का प्रतीक का बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर का प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर इसे बेस दिखाया जाता है और इधर से एक इनपुट की तरफ आएगा, तीर का निशान रहेगा, इधर से एक रहेगा। इस प्रकार का जो प्रतीक होता है ये किसका होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रतीक दिया हुआ है ये डायोड का प्रतीक है, ध्यान में रखना है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई क्या होता है। देखो, जब भी यहाँ पर गुणांक का बात किया जा रहा है तो गुणांक क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेशियो को दर्शाता है। प्रवर्धक गुणांक क्या करता है, तो एक रेशियो को दर्शाता है। और किसके रेशियो का अगर बात करते हैं तो ये जो रेशियो होता है ये वोल्टेज के रेशियो को दर्शाता है, वोल्टेज के इनपुट आउटपुट को रेशियो को दर्शाता है। तो जब भी कोई चीज़ के रेशियो को दर्शाता है जिसमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है, नीचे में इनपुट वोल्टेज है। मान लो कि अगर ये इसके रेशियो को दर्शाता है प्रवर्धक गुणांक, तो इसके ऊपर में भी वोल्टेज होगा, नीचे में वोल्टेज होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब प्रवर्धक गुणांक का कोई भी इकाई नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है, प्रवर्धक गुणांक का कोई भी इकाई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सर्वाधिक तर्क द्वार बोला जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट, जिसको हर एक जगह यूज कर लिया जाए, किस कोई भी गेट बनाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा हम पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि हम लोग जो इसमें जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट से ही हम लोग एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं। तो नैंड गेट एक ऐसा गेट है जो और इससे और गेट भी बनाया जा सकता है, एंड गेट भी बनाया जा सकता है, नॉट गेट भी बनाया जा सकता है। तो नैंड गेट ही एक ऐसा गेट है जो सारा गेट का निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए। और इसको बनाने का तरीका भी बताए थे वहाँ पर कि कैसे हम लोग इससे इससे एंड गेट बना सकते, कैसे इससे हम लोग। तो देखो, नैंड गेट का मतलब क्या होता है कि नॉट एंड प्लस नॉट, यही से नैंड गेट बनता है। एंड प्लस नॉट से ही क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। तो नैंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, अगर इसको हमको फिर से एंड बनाना है तो इसमें क्या कर दे, एक नॉट लगा दे। तो नॉट गेट लगाने से क्या बन जाएगा, ये एंड बन जाएगा। नॉट गेट लगाने से क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो सबका तरीका होता है, सब सारा गेट इससे बना सकते हैं, ये हम बताए भी थे। इससे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, सारा गेट बना सकते हैं। इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि UHF जो आवृत्ति का तरंग है वो किस प्रकार के तरंगों का संचालन करता है, वो किस प्रकार के तरंगों का संचालन करता है। तो देखिए, ये जितना भी इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तरंग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है UHF। एक और होता है VHF, जिसको बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक ही प्रकार में आता है, जो रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह, टेलीविज़न वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत दूर के लिए होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जो कि इसके लिए हम लोग कौन सा संचालन का माध्यम का यूज करते हैं, तो आंतरिक तरंग का संचालन का माध्यम यूज करते हैं। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, तो आंतरिक तरंग संचालन का माध्यम का प्रयोग करते हैं। बस इसी को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसको यहाँ पे इसका लगभग ये 40 मेगाहर्ट्ज तक संचालन करता है। कितना, 40 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करेंगे आकाशीय तरंग संचालन, और भी प्रकार का होता है, आकाशीय भी होता है। आकाशीय का उतना ज़्यादा नहीं होता है, 15,000, लगभग 15,000 kH होता है।
या इसको 30 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 30 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता है, मतलब इससे कम ही रहेगा आकाश तरंग का संचरण। कुछ भू तरंग संचरण भी होता है, तो भू तरंग का संचरण का मैक्सिमम जो संचरण होता है वो 15,000 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये दोनों को दोनों वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लिखा रहा है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों को दोनों आंतरिक तरंग संचरण के माध्यम से संचरित होता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि दो विद्युत आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उसको नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। इसको बहुत बार बता भी चुके हैं कि अगर दो आवेश रखा हुआ है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, इस पर लगने वाला बल क्या होता है, इसको c से भी दिखाते हैं। फार्मूला जो होता है 1/4 के भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, Q1 Q2/r² होता है, Q1 Q2/r² होता है। तो इसको c का मतलब ही होता है ये कौन सा बल होता है, तो कूलॉम बल होता है। कौन सा बल होता है, कूलॉम बल। तो किसके नियम को पालन करता है, ये कूलॉम बल के नियम को पालन करता है, ये पहले से भी पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताया बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान। ये सब के सब फार्मूला ध्यान में रखना जरूरी है। दो चार फार्मूला हम बार बार बताते हैं। एक तो अभी हम लोग बल का फार्मूला देखे, क्या होता है फार्मूला, ये 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैसे ही एक विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है जिसको ई से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 4πε0 Q/r² होता है। अब उसी प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र कब होता है, इतना, तो अगर कोई Q आवेश Q है, इससे r दूरी पर, इससे कितना दूरी पर, r दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र कोई पूछ देता है, इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कोई पूछ रहा है कि इसके r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बताओ, तो ये r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से बताया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई आवेश Q है, अगर कोई आवेश Q है, इससे पूछा जा रहा है कि इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर विभव का मान बताओ, तो विभव का मान भी क्या होता है, k लिखे या 1/, चलो k ही लिख देते, k Q/r होता है। इसमें r² नहीं होता है, क्या होता है, r होता है। उसी प्रकार से एक और लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो ऊर्जा लिखा जाता है, कार्य को लिखा जाता है। ऊर्जा दो आवेशों के बीच में लगने वाले जो एनर्जी होता है उसको लिखा जाता है, जिसको U से दर्शाते हैं। मान लो Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r है, तो ऊर्जा जो होता है दोनों के बीच का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, k Q1 Q2/r हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर एक आवेश के कारण कुछ दूरी पर जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव का मान होता है KQ/r होता है। अब यहाँ पूछा है जो V होता है, विभव होता है, वो r के क्या होता है, तो r का ऑब्वियस है व्युत्क्रमानुपाती है, ये r² का नहीं है। यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है, r का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते, ये सब फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, आसानी से ये सब चीजें बता सकते हैं। इसलिए चलते हम लोग, क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर पूछा है कि चालक संवेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध क्या होता है, तो इसका चर्चा करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र, चालक संवेग का मतलब क्या होता है, संवहन वेग का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो उसमें गति करता है, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन वेग के नाम से जानते हैं। उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बताने पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी ये पूछ भी देता है, वो क्या है, गतिशीलता। पूछता है गतिशीलता क्या, ये जाए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है गतिशीलता के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। गतिशीलता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो म्यू से दर्शाते हैं। गतिशीलता को किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। तो गतिशीलता का जो फार्मूला होता है, ये रेशियो किसके रेशियो के बराबर होता है, तो ये रेशियो के जो बराबर संवाहक वेग बटे विद्युत क्षेत्र के रेशियो के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, इसी को गतिशीलता कहते हैं। इसको अगर भाषा में लिखना है तो भाषा में भी लिख सकते हैं कि संवाहक वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। उसके बाद फार्मूला दिखा दे,
लिखने का यही तरीका है, आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये संभाग वेग होता है, आई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर वी डी बराबर भी लिख सकते हैं ना, म्यू इंटू ई। अब ये जो यू म्यू है, म्यू एक अचर पद होता है, ठीक। यहाँ से लिख सकते हैं वी डी जो होता है समानुपाती होता है किसके, ई के। तो वी डी जो होता है क्या होता है, समानुपाती होता है ई के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, आसानी से बता सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 64 बूंदों बूंदों 64 समृद्ध बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफारड मिलकर एक 12 बूंद बनाएगा, तब उसका धारिता क्या होगा पूछा है। देखो जो बूंद होता है ना, वो बूंद कैसा होता है, गोलाकार होता है। जो बूंद होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। और गोलाकार जब बूंद होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होता है। तो मान लो कि अगर इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r होता है, तो धारिता का फॉर्मूला बताया गया है कि गोलाकार धारिता के लिए गोलाकार संधारित्र का जो धारिता होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, ये फॉर्मूला बताया गया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्मॉल धारिता है, जो 64 को बूंद है, प्रत्येक का धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पर धारिता दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से अगर आर स्मॉल आर का मान लिखते तो क्या लिखाएगा, तो इतना पर भी इसका मान कितना है, 5 है, इसका यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं, पहले तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में हम लोग पता है कि अगर छोटा छोटा चीज़ मिला के 12 चीज़ का निर्माण करते उसी पदार्थ से, तो दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है। तो एक छोटा बूंद का अगर आयतन का बात करेंगे तो कितना होगा, 4 पाई आर क्यू, यही है आयतन होता है। अभी कितना वो है, 64 को, तो इसमें 64 से गुना कर दे तो ये पूरा का आयतन हो गया। अब पूरा का आयतन मिला के एक 12 बूंद का निर्माण हो रहा है, तो उसका आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर। यहाँ पर एक कैपिटल आर मान लेते, इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा ना। जब छोटा छोटा बूंद मिल के 12 बूंद का निर्माण करेगा तो उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है जब एक ही चीज़ से क्या होता है, दूसरा चीज़ का निर्माण किया जाता है तब। ये 10 क्लास में पढ़े हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 64 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट समझते हो लोग ना, तो क्यूब रूट यहाँ पर लेंगे 64 आर क्यू, और यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे। तो देखो 64 का क्यूब रूट 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार 4 लिखते हैं तो 64 मिलता है, तो एक 4 बाहर निकल जाएगा। आर 3 गो है तो एक आर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी आर 3 गो है तो एक आर बाहर निकल जाएगा। तो क्या देखने को मिला कि कैपिटल आर जो है वो कितने के बराबर है, स्मॉल 4 आर के बराबर है। अब हम लोग 12 वाला का संधारित्र का धारिता निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर होगा। अब कैपिटल आर को क्या करते हैं, स्मॉल आर के पद में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। ये 4 को बाहर कॉमन नहीं, मतलब इस 4 को पहले लिख लेते हैं, सब गुना में है ना, इतना को इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका मान हमको पता है कितना है, 5 है, तो इसके जगह पर 5 जब रख देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 पचे 20 आ जाएगा, तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक। तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना समय वहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ये शायद हम डिस्कस कर जब पढ़ा थे चैप्टर, वहाँ पर भी बताए थे इस क्वेश्चन को। अब देखो ये हमेशा स्मॉल वाले बूंदे का धारिता अगर दिया रहेगा, ठीक, और कितना धारिता दिया है, 64 को बूंद है, तो इसका क्यूब रूट ले लो। 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 में 5 से क्या कर दो, जितना इसका क्यूब रूट आएगा उतना ही में इससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। 4 पचे कितना 20 हो जाएगा, तो 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 27 देता, 27 का क्यूब रूट कितना आता, 3, तो 3 गुने 5 कितना हो जाता, 15 माइक्रोफैराड हो जाता। तो जितना यहाँ पर दिया रहेगा उसका क्या कर देना है, क्यूब रूट ले लेना है, और उसी क्यूब रूट से क्या कर देना है, जितना स्मॉल का धारिता दिया रहेगा उसको उसमें गुना कर देना है, तो वही उसका 12 वाला का धारिता हो जाएगा। वो डायरेक्ट निकालने का तरीका हो गया, लेकिन प्रोसेस ऐसे इस प्रकार से होता है निकालने का। बात समझ में आया।
तो जैसा मन है वैसा आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।